दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना से दुनिया बुरी तरीके से जूझ रही है और विश्व इसकी वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। जहां वेबसाइट businesstoday.in की खबर के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी टीका कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला का कहना है कि दुनिया में अगले 20 साल तक कोरोना का संक्रमण होता रहेगा और तब तक कोरोना के टीके की जरूरत रहेगी। जी हां, वेबसाइट से बातचीत में अदर पूनावाला ने कहा है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि किसी टीके की जरूरत एक ही बार में खत्म हो गई हो। जी हां, उन्होंने कहा है कि फ्लू, निमोनिया, चेचक और पोलियो का टीका कितने सालों से चल रहा है, इनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि यदि जनसंख्या के 100% का टीकाकरण कर दिया जाए तो भी कोरोना टीके की जरूरत खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि टीका कोई ठोस विज्ञान नहीं है, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यह आपको बचाता है, यह बीमारी के असर को कम करता है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की बिहार रैली पर तंज कसा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर मैं युवाओं के सपने, आकांक्षाओं, उम्मीदों और अपेक्षाओं से कदम ताल कर रहा हूं तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है। जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है। अब 19 लाख रोजगार देने का वादा कर रही भाजपा अपने पार्टी के शासित किसी एक राज्य का नाम बताएं जहां 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। जी हां, कल राजद प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा है कि यूपीए सरकार ने बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता दी थी। रेलवे के 3 बड़े कारखाने मिले, मनरेगा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। उस समय केंद्रांश 90% था। बिहार में बाढ़ आने पर केंद्र ने क्या दिया। वर्ष 2014 में मोतिहारी शुगर मिल को चालू कराने के वादा का क्या हुआ। खुद पीएम ने 2015 में बिहार के 35 घोटालों की लिस्ट बताई थी। ये बताएं कि नीति आयोग ने आखिरकार सारे मानकों पर बिहार को फीसदी क्यों बताया। पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी यानी कि पोर्टेबल वाटर की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई भी प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है। जी हाँ, CGW के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। केंद्र सरकार ने सेना की कैंटीन में विदेश से आयात किए गए सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है। जी हां, सरकार का ये आदेश देश के 4000 से अधिक सैन्य कैंटीन पर लागू होगा। जी हां, अभी तक सेना की कैंटीन में आयातित शराब, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुओं की बिक्री हो रही थी। जी हां, सेना के अधिकारियों, जवानों और पूर्व सैनिकों को रियायती दर पर यह सामान उपलब्ध करवाया जाता था। जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सेना की कैंटीन से विदेशी सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि इस मुद्दे पर सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मई से जुलाई के बीच बातचीत की गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान के तहत सेना की कैंटीन से विदेशी सामान की बिक्री रोक का निर्णय लिया गया है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने दामाद और समधन को विधानसभा चुनाव में टिकट देने का नया कारण बताया है। जी हां, वो कारण आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनका दामाद बेरोजगार था, इसलिए विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया गया है। दरअसल इस चुनाव में जीतन राम मांझी को एनडीए ने 7 सीटें दी है। जहां इनमें से एक यानी कि इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी खुद खड़े हैं। 12 चट्टी से अपनी समधन ज्योति देवी को टिकट दिया गया है। जी हां, वहीं अपने पहले की सीट यानी कि मखदूमपुर से दामाद देवेंद्र मांझी को टिकट दिया गया है। जी हां, मांझी बोले हैं कि यह परिवारवाद नहीं है, उनकी समधन ज्योति देवी पहले भी विधायक रह चुकी है, इसलिए उन्हें टिकट देकर कोई गुनाह नहीं किया है। रही बात दामाद की, तो दामाद बेरोजगार हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार सभी सीटों पर जीत रहे हैं।
राजनीति में फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगती। जी 2015 चुनाव के बाद अचानक बिहार की राजनीति के अर्श पर विराजमान हुए प्रशांत किशोर इस बार चुनावी परिदृश्य से एकदम गायब हैं। बक्सर के अहिरोली स्थित उनके घर पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि वे यहाँ कभी कभार ही आते हैं, लेकिन उनके शिखर काल में घर में सरकारी गार्ड दिखने लगे थे। जब वे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे तब यहाँ खासी हलचल रहती थी। वर्ष 2015 में महागठबंधन की जीत में वे अहम रणनीतिकार बनकर उभरे थे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है जैसे उनके दिए गए स्लोगन तक हिट हुए थे। जहाँ चुनाव बाद इसका इनाम भी उन्हें मिला था और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए सीधे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। हालांकि ब्रांड गुरु के तौर पर पहचान बना चुकी पीके की राजनीति के शिखर पर पहुंचने से पहले ही अवसान शुरू हो गया। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए मामला ऐसा उलझा कि अंत में उन्हें सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हां, उनके एक करीबी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किसी पार्टी के ना तो संपर्क में हैं और ना ही मदद कर रहे हैं। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि वे भी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां गया में उन्होंने अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी को बताया कि पीएम यहां आए और उन्होंने मेरे पिता को श्रद्धांजलि दी। ये बेटे के तौर पर मेरे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वे मेरे पिता की आखिरी सांस तक हुए उनके साथ थे। जी हाँ, इन शब्दों ने मुझे जज्बाती कर दिया। मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी पीएम मोदी और उनके विश्वास के साथ अपनी अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। चिराग पासवान ने इसके अलावा ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। यह कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे, मुझे ये बात भावुक कर दिया गया। जी हाँ, एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है कि पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का ये स्नेह और सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राज्य विधानसभा चुनाव से 40 वर्षों में पहली बार दूर हैं। जी हां, वहीं उनके अनुपस्थिति में उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव उनके पद चिन्ह पर लड़ते हुए चुनाव में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। वहीं शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी किया। जी हां, वहां गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार राजद नेता तेजस्वी यादव ने 16 पेज की घोषणा पत्र, जिसका नाम प्रण हमारा संकल्प बदलाव का दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये मात्र घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि हमारा प्रण है जो पूरा होगा। आरजेडी के इस घोषणा पत्र में जहां 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, वहीं संविदा प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। जी हां, घोषणा पत्र में 17 प्रतिबद्धताओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें रोजगार, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना विकास, राज्य में सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन और शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। घोषणा पत्र में खुद सहायता समूह को और मजबूत बनाने का वादा भी किया गया है। जी हां, तथा उच्च शिक्षा और रोजगार को भी ध्यान दिया गया है और स्थान जगह दिया गया है। राज्य में किसी भी सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति लागू करने का वादा करते हुए कम से कम 85% आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राजद ने सभी को समान काम समान वेतन देने का भी वादा किया गया है तथा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही गई है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए घोषणा पत्र में बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने का भी फीस नहीं लगने और उनके आने जाने की यात्रा का किराया मुक्त करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये हवाई बातें नहीं बल्कि इन वादों को पूरा करने का प्रण है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकारी पद खाली हैं और उन्हें भरकर लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। जहां बिहार में कई ऐसे सीट हैं जिस पर पूरे देश की नजर रहती है। इस बार बिहार चुनाव में मधेपुरा सीट पर हर किसी की नजर बने हुए है। जहां कारण यह है कि 20 साल बाद पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यह सीट शुरुआत से ही चर्चा में है। पप्पू यादव के मैदान में आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जहां जन अधिकार पार्टी के प्रमुख जेडीयू और आरजेडी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां आरजेडी ने मौजूदा विधायक चंद्रशेखर को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, वहीं जेडीयू की ओर से निखिल मंडल को भी टिकट दिया गया है। बिहार के मधेपुरा जिले के मधेपुरा विधानसभा सीट पर आखिरी चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा।
देश में नोटबंदी के समय सूरत के बिल्डर्स एवं ज्वेलर्स द्वारा करोड़ों का घोटाले होने का दावा करने वाले आयकर विभाग के पूर्व अधिकारी और भाजपा नेता पीवीएस शर्मा खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। जहां आयकर विभाग की टीम उनके ही घर में छापेमारी करने पहुंच गई, जहां से उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। जी हां, जांच पड़ताल में उनके पास 10 प्रॉपर्टीज मिले हैं, जी हां, जिनकी मार्केट में वैल्यू 35 करोड़ से ज्यादा बैठी है। इसके अलावा उन्हें मुंबई की एक कंपनी से प्रति माह 1.5 लाख सैलरी मिलने की भी जानकारी भी सामने आई है। जी हां, साथ ही उनके द्वारा अब तक 90 लाख रुपए कमीशन लिए होने की चर्चा भी शुरू हो गए हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जहां इस कड़ी में शनिवार को अलग अलग ट्वीट के जरिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा है। जमुई सांसद एवं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट में कहा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहार के लोगों को तस्कर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार की माताएं और बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सभी मंत्रियों को इस बात की जानकारी है। बिहार के लोग रोजगार की कमी के चलते गलत तरीके से तस्करी की ओर बढ़ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को इस चुनाव में स्टार कैंपेनर से अधिक कोई भी रोल नहीं मिला है। जी हां, उनसे उम्र में काफी छोटे भाई तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया है। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के बाद 44 वर्षीय मीसा भारती ने बिहार में अपने छोटे भाई के लिए मंच छोड़ दिया। जी हां, अब वो दिल्ली पर ही अपना ध्यान लगा रही है और इस चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार भले ही बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे कन्हैया का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जी हां, बेगूसराय से कन्हैया ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और उनकी जनसभाओं में लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है। कन्हैया ने चरैया बरियारपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां युवाओं की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। जहां कन्हैया कुमार ने कवि दुष्यंत की कविता से अपनी जनसभा का आगाज किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें बीजेपी की स्टेपनी बताया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी अनर्गल बात नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वे समाजवादी स्कूल से निकले हैं। उस समय बीजेपी उनकी स्टेपनी हुआ करती थी, लेकिन आज हालात यह है कि नीतीश अब बीजेपी की स्टेपनी बन गए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव का चुनाव है और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है। बहुजन समाजवादी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बिहार की जनता ने राजग और महागठबंधन को मौका दिया, जहां उन्हें चारों ओर निराशा ही हाथ लगी, लेकिन अब थर्ड फ्रंट को मौका दें। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले बिहार से बाढ़ और बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने 4 बार सरकार बनाई, जहां सभी धर्म और जाति के लोगों को समान रूप से मान सम्मान देते हुए राज्य का विकास किया तथा किसानों के कर्ज माफ किए गए। मायावती सासाराम में थर्ड फ्रंट की चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, जहां उसके साथ रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नारा दिया गया है। जी हां, नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहारियों को 50% आरक्षण देने की बात भी कही है। साथ ही शिक्षा बजट पर 22% खर्च करने की बात कही है। हालांकि अब आरजेडी की घोषणा पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी की घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे पहले ये वादा करें कि वे चारवाहा विद्यालय नहीं खोलेंगे। वे पहले ये वादा करें कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन पर अपहरणकर्ताओं के लिए फोन नहीं लगेंगे। वे वादा करें कि रंगदारी नहीं वसूलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है। इस पर तंज कसते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया और उसका हिसाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर मंच पर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटों की इस जंग में अपनी अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रैलियां शुरू कर चुके हैं। अलग अलग पार्टियों की ओर से जारी मैनिफेस्टो में जनता से वायदा भी भरमार हैं। दूसरी ओर चुनाव के इस दौर में आलू गरीब बिहारी की थाली से गायब होता जा रहा है। जहां कभी बिहार के सबसे चर्चित चुनावी नारे का हिस्सा रहे आलू बिहार के शहरों में 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जहां जिसने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। 1997-98 में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा था, तो वहां उनसे किसी ने पूछा था कि लालू जी, अब तो राजनीति में आपके दिन गिनती के रह गए। इस पर लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में कहा था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा
तब तक बिहार में लालू रहेगा। लालू का यह बयान आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए नारा ही बन गया था। जी हाँ, लालू बिहार में कब तक प्रासंगिक रहेंगे इसका फैसला तो जनता को ही करना है, लेकिन आलू जरूर कीमतों में मामले में हाफ सेंचुरी लगा रहा है। जी हाँ, और खाने की थाली से बाहर हो गया है। इस वक्त आलू सीमांचल में 60 रुपया, पटना में 45 से 50 रुपया, गोपालगंज में 50 तो आरा में 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरते ही राष्ट्रवाद का मुद्दा एक बार फिर से उछल गया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दिए अपने 3 चुनावी भाषणों में गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की चर्चा करते हुए कहा कि आज भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत का स्वाभिमान है कि बिहार और बिहार के जवानों ने गलवान घाटी और पुलवामा में बलिदान दिया, लेकिन भारत का शीश नहीं झुकने दिया। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लगे हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि धारा 370 दोबारा लागू हो, लेकिन यह संभव नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, भ्रष्ट आचरण के आरोप में 3 जजों को पटना हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। पटना हाई कोर्ट की ओर से इन तीनों सब जज के ऊपर निलंबन की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरा की सब जज सविता रानी को निलंबन कर दिया गया है। जी हां, इनके अलावा शिवहर के एडीजे त्रिभुवन नाथ और सब जज एस पांडे को भी निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों जजों से निलंबन के अलावा उच्च न्यायालय की ओर से 2 जजों की न्यायिक शक्ति भी वापस ले ली गई है। बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने नवगछिया के एडीजे देवानंद मणि त्रिपाठी और सब जज एजीएम तरुण कुमार झा की न्यायिक शक्ति वापस ले ली है। भारत में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ साथ मरीजों के ठीक होने के दर में भी तेजी देखी जा रही है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार कल भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की तादाद 7 मिलियन यानी कि 70 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में वसूली दर लगभग 89.78% हो गई है। जी हां, सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना से 70,16,046 लोग उबर चुके हैं यानी कि ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 67,549 संक्रमित लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं, जबकि लगभग 53,370 नए मामले दर्ज किए गए हैं यानी कि नए मामले आए हैं। कुल मिलाकर देश में अब तक कोरोना के करीब 78,14,682 मामले सामने आ चुके हैं। दशहरा यानी कि नवरात्रि का पर्व भारत में मनाए जाने वाले सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। जी हां, खुशियों, उत्साह और पारिवारिक रीति रिवाजों से भरपूर यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस बार दशहरे से पहले रावण का एम्बुलेंस पर लेटे हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। जहां इस तरीके से रावण के वीडियो को जो भी देख रहा है उसकी आंखें 2 पल के लिए खुली की खुली रह जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि एम्बुलेंस में कोरोना अस्पताल जा रहा रावण। इसके साथ ही 2 इमोजी को भी ऐड किया गया है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो 2020 ने उन्हें एक बार फिर से शॉक कर दिया हो। दरअसल इस वीडियो में एक एम्बुलेंस के ऊपर वाले हिस्से में रावण के पुतले को रखा गया है। जी हां, देखने में ऐसा लग रहा है कि एम्बुलेंस में बैठे शख्स इसे कहीं बहुत ही जल्दबाजी में लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस के पीछे जा रही गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने इसे शूट किया है और आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। रांची के रिम्स अस्पताल के केली बंगले में बतौर कैदी रह रहे लालू प्रसाद यादव ट्विटर के जरिए बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। लालू लगातार ट्विटर के जरिए बिहार सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, बिहार और केंद्र की सरकार को डबल इंजन की सरकार कहकर लालू प्रसाद यादव ने चुटकी भी ले ली है। उन्होंने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर कटाक्ष करते हुए एक कार्टून को शेयर किया है। जी हां, साथ ही लिखा है कि जनता ने आपको बहुत मौका दिया, लेकिन आपने दिया क्या धोखा। वहीं नोटबंदी समेत अन्य पहलुओं पर भी उन्होंने केंद्र और बिहार की सरकार के खिलाफ हमला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अगर अभी तक प्रचार और नेताओं के बयान पर नजर डालें तो बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। जी हां, कोरोना, बाढ़, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत बातें होती नहीं दिख रही है। हां, सत्ताधारी एनडीए की तरफ से कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को लाने और उनके रहने खाने की व्यवस्था और क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के बारे में जरूर बताया जा रहा है। अब बात करें असली मुद्दों की तो बिहार में उद्योग और रोजगार 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। जहाँ उद्योग जहाँ चौपट है, वही रोजगार के नाम पर सरकार के पास गिनाने को
को भी बहुत बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। जी हाँ, इससे भी युवाओं के सवाल उम्मीदवारों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोध का एक ट्रेंड शुरू होते दिख रहा है और अब ये साफ है कि राजनीतिवादियों पर नहीं, विकास के नाम पर और काम से चलेगा। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये लगातार देखने को मिल रहा है कि सिटिंग एमएलए, एमपी और मंत्रियों से लोग, खासकर युवा, खूब सवाल कर रहे हैं। इस सवालों में ये तो बात स्थानीय मुद्दों की है और ये मुद्दा काफी छोटे लेकिन अहम है। जी हाँ, नाले और सड़क जैसे मूलभूत जरूरत भी लोगों को नहीं मिली है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली के किस्से बिहार के अस्पतालों और स्कूलों में पहले से ही आम है। ऐसे में युवा अब रोजगार के साथ इन मुद्दों को लेकर भी उम्मीदवारों से सवाल कर रहे हैं। देश में बिहार चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। बिहार के निवासी इस बार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल की तुलना कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे आंकड़े कहते हैं कि देश के मुकाबले पिछले 5 साल में बिहार के लोगों की आमदनी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, पर यह अभी भी इतनी कम है कि बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में आता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-16 में जहाँ देश में हर व्यक्ति की सालाना आय 77,659 रुपए थी, वही 2016-17 में बढ़कर हो गई 83,003 रुपए, यानी कि 6.88% बढ़ोतरी हुई है। जहाँ इसके मुकाबले बिहार में 2015-16 में बिहार के हर निवासी की सालाना आय थी 24,064 रुपए, जो कि अगले ही साल बढ़कर हो गए 25,820 रुपए, यानी कि 7.29% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से अगले वर्ष 2017-18 में देश में हर व्यक्ति की आय हो गई 77,828 रुपए, यानी कि 5.81% की बढ़ोतरी हुई। इसी काल में बिहार में हर व्यक्ति की आय पहुंच गई 26,699 रुपए, यानी कि 3.40% की बढ़ोतरी हुई। साल 2018-19 में जहां देश में हर व्यक्ति की आय में 4.84% की बढ़ोतरी हुई, वही बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ी 7.37%। बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है। राजनीति की चालें लगातार चली जा रही है, लेकिन बिहार के इस बार के चुनाव पिछले बार की इलेक्शन से एकदम अलहदा है। जी हां, दरअसल बिहार के पिछले 3 चुनावी की दशा और दिशा केंद्र सरकार ने तय की थी। 2005 और 2010 में सुशासन स्थापित किया गया था और 2015 में भाजपा को हराना मकसद था, लेकिन मौजूदा चुनाव में इस तरह का कोई भी मुद्दा हावी नहीं रह गया है। गौर करने वाली बात है कि बिहार में इस वक्त एंटी कम बेसी जंगल राज की वापसी, कोरोना काल में आर्थिक तंगी और बढ़ती बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र के हिसाब से ये प्राथमिकताएं अलग है। बिहार जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं। 9 नवंबर को उनका जन्मदिन है, इसकी उन्हें बधाई हो, लेकिन 10 नवंबर को क्या होने वाला है ये वे नहीं बल्कि बिहार की जनता तय करेगी। जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि 10 नवंबर हमारा होगा, ये बिहार की जनता ने तय किया है कि तेजस्वी ने अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन जीत का जश्न हम मनाने वाले हैं। संजय सिंह ने दावा किया है कि 10 तारीख को तेजस्वी का दिवाला निकलेगा और बिहार की जनता दिवाली मनाएगी। संजय सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई कोर्ट का मामला है, इसमें हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन लालू प्रसाद रिहा भी हो जाएंगे तो फिर क्या उनका और उनके परिवार का अपराध खत्म हो जाएगा। जदयू नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार अंतिम प्रयास कर रहा है, इसके बाद पूरे परिवार का करियर सबको पता चल जाएगा। दोस्तों, अब जल्द ही बाजारों में सस्ती प्याज की बिक्री शुरू हो जाएगी। जी हां, नफेड ने इसके लिए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। वही नफेड के डायरेक्टर का यह कहना है कि अगले 10 दिनों में राजस्थान से भी प्याज आने की उम्मीद है। इसके बाद प्याज के दाम खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। दूसरी ओर नफेड अपने गोदामों से प्याज दूसरे राज्यों को भेजना शुरू कर रहा है। जी हां, सफल के स्टोरों में भी सस्ती प्याज बेची जा रही है। नफेड डायरेक्टर का कहना है कि प्याज की कुछ फसल खराब हो जाने के कारण प्याज के दाम में ये भारी अंतर देखने में आ रहा है। केंद्र सरकार के पास बफर स्टॉक में अब केवल 25,000 टन प्याज ही बचा है, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह तक ही खत्म हो जाएगी। नफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा ने इस बारे में जानकारी दी है कि वर्तमान में घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और प्याज की कीमतों को कम करने के लिए नफेड प्याज के बफर स्टॉक को उतार रहा है। बीते कुछ सप्ताह में प्याज की कीमतें 25 रुपए प्रति किलो तक जा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी वादे के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं। अब इसी क्रम में आरएलएसपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का वादा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नौजवानों को रोजगार, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, किसानों को अच्छी आमदनी और खुशहाली, शोषितों को, वंचितों और पीड़ितों को त्वरित सुनवाई और न्याय दिलाने का वचन देते हुए अपने 25 वादों का एक वचन पत्र जारी किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने और बिहार में स्पोर्ट विश्वविद्यालय बनाने का भी वादा किया है।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के बिहार चुनावी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा है कि मैं लॉकडाउन के बाद से हर दिन काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऊपर वाला चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और छुट्टी ले लूं। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं और फिलहाल आइसोलेशन में हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर दवा और उपचार ले रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे कोरोना टेस्ट करा लें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।